गुरुकुल की इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में संस्कृत विभाग में हूं और एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं संस्कृत भाषा विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा के लिए उपस्थित हूं। मित्रों, हमारी ये अभी श्रृंखला चल रही है भाषा का वर्गीकरण को लेकर के, और हम लोगों ने भाषा के वर्गीकरण के क्रम में आकृति मूलक वर्गीकरण को समझा। उसके बाद पारिवारिक वर्गीकरण का विश्लेषण प्रारंभ किया। उस पारिवारिक वर्गीकरण के विश्लेषण के संदर्भ में हम लोगों ने जितने भी विभाजन किए उनमें से जो अमेरिका खंड है, आखिरी खंड था, जिस अमेरिका खंड को हम लोगों ने अपनी परिचर्चा में पूर्ण किया था। अब आज हम एक नई जो पारिवारिक वर्गीकरण का एक नया कह सकते हैं या बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कर सकते हैं, बड़ा होने के कारण इसे हमने यह कहा था कि इसका व्याख्यान हम सबसे बाद में करेंगे, और वह था यूरेशिया खंड। अगर आप यूरेशिया खंड को देखें तो यूरेशिया खंड में जैसा हमने प्रपोज किया था आप लोगों के सामने, उसमें भारोपीय था, द्रविड़, बुरुशक्की, यूरालाल्टिक, काकेशी, चीनी, जापानीज, कोरियन, अत्युत्तरी, बास्कन, सामी, हामी। तो उसमें हम लोगों ने द्रविड़ से लेकर के सामी हामी तक का विश्लेषण किया था, क्योंकि इसका अगर भौगोलिक आप सीमा की दृष्टि से देखें या इनमें कुल भाषाओं की दृष्टि से देखें तो भारोपीय भाषा परिवार में आने वाले जितनी भाषाएं हैं या जितना इसका व्यापक प्रदेश है, उनकी अपेक्षा में यह लघु प्रदेश वाला होने के कारण हमने इसे पहले कर लिया था। और आज हम भारोपीय, वस्तुतः यही हमारे भाषा विज्ञान का, अगर भारतीय संदर्भ में अगर विविध विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान का अध्ययन और अध्यापन किया जाता है तो उसके नेपथ्य में भारोपीय भाषा परिवार का विश्लेषण सर्वाधिक होता है और इन्हीं पर आधारित हमारा आगे का अध्ययन भी चलता है। इसलिए हमने सोचा कि भारोपीय जो है इसको हम बाद में करें, और वही बात जो है आज बनकर आया है जो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हूं। मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं, हमने पिछले समय भी चर्चा की है कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जो संस्कृत को महत्व प्राप्त हुआ है, यह आश्चर्यजनक यह है कि यह महत्व वैश्विक परिदृश्य में, यह महत्व हम भारतीयों के कारण प्राप्त नहीं हुआ। हां, हमने काम उत्कृष्ट किया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अत्युत्कृष्ट कार्य किया इस दृष्टि में, लेकिन जो वैश्विक परिदृश्य में प्रचार प्रसार या इसकी महत्ता को समझने और समझाने का जो प्रयास रहा है, उसके नेपथ्य में योगदान विलियम जोन्स का रहा है। पुनः पुनः इसकी हम लोगों ने हमेशा चर्चा की है, और विलियम जोन्स संस्कृत के लिए एक ज्ञात नाम है, एक प्रसिद्ध नाम है। और मैं समझता हूं कि संस्कृत को आज अगर संस्कृत के लिए किसी भी प्रकार की क्रांति या किसी भी प्रकार का परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है तो उसके मूल में भी विलियम जोन्स का कहीं ना कहीं योगदान है। क्योंकि उन्होंने संस्कृत को रिकॉग्नाइज किया। तो जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि 1786 में उन्होंने पहली बार संस्कृत, ग्रीक और लैटिन का एक व्यापक अध्ययन किया, एक तुलनात्मक भाषा विज्ञान की नींव डाली, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, जहां पर संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों का कह सकते हैं कि एक उन्होंने विश्लेषण किया। और तदनुसार उन्होंने इस अध्ययन में जो मूल उनका जो अन्वेषण रहा, सबसे पहले तो उन्होंने मूल भाषा का अन्वेषण किया। अब मूल भाषा का अन्वेषण का मतलब यहां पर यह है कि वह मूल भाषा संस्कृत हो सकती है, वह मूल भाषा ग्रीक हो सकती है, और वह मूल भाषा लैटिन हो सकती है। तो उन्होंने इन तीनों को चिह्नित करने का एक व्यापक प्रयास किया कि जितने भी आधुनिक बोली जाने वाली जो भी भाषा है, उन भाषा के मूल में कोई भाषा रही होगी तो कदाचित वो भाषा कहीं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन तो नहीं, या संस्कृत, ग्रीक, लैटिन से भी कोई पूर्व कोई भाषा रही होगी। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपने शोध में मूल भाषा का अन्वेषण किया, उन भाषाओं की प्रमुख विशेषता बताई, और उनका मूल स्रोत अर्थात ये जो संस्कृत है, ग्रीक है और लैटिन है, इनका मूल स्रोत कोई अन्य भाषा रही होगी। इस प्रकार उन्होंने एक अनुमानाश्रयी निष्कर्ष भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। इनके बाद विलियम जोन्स के इस कार्य के बाद विश्व के जितने भी भाषा वैज्ञानिक थे या भाषा वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले थे या विभिन्न भाषाओं के अध्ययन में प्रयासरत थे,
ऐसे लोगों को इनसे प्रेरणा मिली और अज्ञात मूल स्रोतों का अन्वेषण प्रारंभ हो गया। अर्थात विलियम जोन्स ने एक ऐसा बीज वपन किया जिनमें अंकुरण प्रारंभ हुआ, और वही अंकुरण आज वट वृक्ष बनकर के भाषा विज्ञान की दृष्टि में, तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि में, संस्कृत भाषा विज्ञान की दृष्टि में हमारे सामने अध्यापन का, अध्ययन का विषय है। मित्रों, तो विलियम जोन्स के बाद हम पाते हैं कि फ्रेंच बॉप हुए हैं 1816 में, 1816 में। इन्होंने अपने रिसर्च की सीमा को बढ़ाया, जिसको हम दायरा कहते हैं। इन्होंने अपने सर्कमफ्रेंस को इन्होंने बढ़ाया, परिधि बढ़ाई। जहां विलियम जोन्स ने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की स्टडी की, वहीं फ्रेंच बॉप को हम देखते हैं कि उन्होंने इस संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के साथ साथ फारसी और जर्मन भाषा का भी अध्ययन किया। अर्थात इन पांचों भाषाओं का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और इन भाषाओं के समानांतर रूपों की प्रस्तुति हमारे सामने की। और इस प्रस्तुति के बाद एक बार पुनः भाषा वैज्ञानिकों के लिए फ्रेंच बॉप का यह जो कार्य बना, वह प्रेरणा का स्रोत बना। हम जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो इस दिशा में उत्प्रेरित हुए और तदनुसार इस भाषा विज्ञान को समझने और समझाने में, तुलनात्मक भाषा विज्ञान को हमारे सामने प्रस्तुत करने में और संस्कृत को आइडेंटिफाई करने में जिन भाषा वैज्ञानिकों का महनीय योगदान है, उनकी लिस्ट अब आपके सामने है। और देखेंगे कि हम ये केवल इतने नाम नहीं हैं, नाम तो एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन ये कुछ प्रमुख हैं जिनका अमूल्य, जिनका बहुमूल्य योगदान रहा है इस तुलनात्मक भाषा विज्ञान में। मित्रों, ये नाम है कोलब्रुक, फोस्टर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक श्लेगल, रास्क, श्लाइखर, बेनफे, बुगमैन, फोर्टुनातोफ, आत्वामेय। आपने नाम पढ़ा होगा आजकल भी, जो अगर आप भाषा विज्ञान की पुस्तक देखते होंगे तो उसमें आत्वामेय का नाम आता है, कोलब्रुक का नाम आता है, वाकरनागल, जूल्स बलाख और स्टिरटेवेंट। ये कुछ नाम हैं, आप इनके साथ आदि लगा दें, अर्थात ये सूची और लंबी हो सकती है, लेकिन इन भाषा वैज्ञानिकों का हमें ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा का युग है और प्रतिस्पर्धा में जो आगे रहते हैं वही सफल कहलाते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा में ये छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए बनकर आते हैं कि कोलब्रुक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या जूल्स बलाख ने क्या संस्कृत लिंग्विस्टिक्स को या इन जनरल लिंग्विस्टिक्स को कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ये जब हमें मौका मिलेगा तो इन सारे भाषा वैज्ञानिकों का हम एक इंडिविजुअल जो आपके सामने है कॉन्ट्रीब्यूशन की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा मूल लक्ष्य जो है वह है भारूपीय भाषा परिवार को समझना। तो मित्रों, इन सारे लोगों ने, जैसा कि अभी आपके सामने हमने कहा, भारत, एशिया, यूरोप की जो प्राचीन भाषाएं थी उनका अध्ययन किया। पुनः पुनः वही शब्द मैं कहूंगा कि कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, जो कंपैरेटिव स्टडी है, इन्होंने इन भाषाओं के साथ किया। मित्रों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कंपैरेटिव स्टडी करना। हां, हमें सोर्स, हमें उसके रूट, हमें उनके प्रयोग, इन चीजों को समझना होता है। अन्यथा अगर आप केवल भारत की ही भाषाओं का अन्वेषण करें तो आप पाएंगे कई सारे सुंदर सुंदर शब्द जो हैं, जो मराठी में अवेलेबल होते हैं, वही आपको उत्तर भारत के किसी अन्य भाषा में भी उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन क्रियापद में भिन्नता होती है। मैं बार बार जब समझाता हूं आप लोगों को कि केवल एक पंजाबी, जो कि बहुत ही पॉपुलर रूप में जहां पर हम दिखते हैं कि राम दी गड्डी, तो दी शब्द है और वही की जो है वो दी में परिवर्तित हो रहा है। तो ये की और दी जो है, ये देखिए कैसे परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह जो बहुत ही एक कह सकते हैं कि सीमित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है, जिसको हम हाड़ौती जोन कहते हैं राजस्थान में, उसमें भी आप पाएंगे जहां पर कि अटी, उटी, कटी आदि करके, तो आप चाहें तो उसको अत्र, कुत्र से इसकी सिमिलैरिटी निकाल सकती हैं। कटी का मतलब होता है वेयर, कहां, और संस्कृत में यही कुत्र होता है। अटी यानी अत्र, देखिए त्र कैसे ट बन रहा है, त्र से त होता है, त से ट हुआ, वही अपनी जो एक वैदेशिक, एक देशीय प्रभाव के कारण, प्रादेशिक प्रभाव के कारण वही अटी, उटी, कटी जो है, त जो है वह में परिवर्तित होकर के आदि इस तरह की प्रक्रिया होती है भाषा वैज्ञानिक, जिनका के अध्ययन हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो मित्रों, इसी तुलनात्मक भाषा विज्ञान की परिणति यह रही कि हमने इन भाषाओं के मध्य जो एक इंटरनल रिलेशन है, जो आंतरिक संबंध है, उसका हमने अन्वेषण किया। अब यह आंतरिक संबंध क्या है?
आप पाएंगे कि जैसे एक संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में जो वाक्य संरचना का जो कार्य है, वाक्य संरचना की जो दृष्टि है, उससे संबद्ध जितनी भाषाएं हैं उनमें वो वाक्य संरचना की हम प्रक्रिया पाते हैं। कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। यही चीज आप हिंदी में पाएंगे, यही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में हम पाते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम जाके दूसरे यूरोपीय भाषा के साथ अगर इसका हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर यह स्थिति थोड़ी सी परिवर्तित दिखती है। शब्द वही दिखता, सब्जेक्ट वही दिखते, ऑब्जेक्ट वही दिखते, वर्ब वही दिखते, लेकिन संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन में तभी हमने पहला बिंदु आपके सामने दिया कि इनका निष्कर्ष क्या निकला। आंतरिक संबंधों को हमने स्थापित करने का प्रयास किया। अब है मूल भाषा की ध्वनि। इसके ऊपर भी अभी मैं उदाहरण के साथ मैं आपके सामने स्लाइड के माध्यम से विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस मूल भाषा की ध्वनि को समझने की कोशिश कीजिए। मित्रों, हम आप भारतवर्ष में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अब जरा देखें, संस्कृत में शब्द है यदि, और संस्कृत में शब्द है षटकोण, और संस्कृत में शब्द है शत, शतम। इन तीन शब्दों को केवल आप व्यापकता की दृष्टि से देखिए। हम जिसे श यानी तालव्य श कह रहे हैं, यही ध्वनि जब असम प्रदेश में जाती है तो वह ध्वनि वहां पर ह हो जाती है, और शतम जो है वो वहां पर हतम बन जाता है। जो वहां पर जिसे हम चीनी कहते हैं, शुगर, चीनी, वहां पर जाकर के वो चीनी हो जाता है। इसी प्रकार जो य शब्द है, माध्यन्दिन संहिता में के जो लोग हैं वो य को ज उच्चारण करते हैं, यानी यह ध्वनि ज में परिवर्तित हो रहा है। और बिहार में आप जाएंगे तो वह ध्वनि आपको जदी सुनाई पड़ेगी। यदि लोग नहीं कहेंगे, जदी कहेंगे, और यही जदी बांग्ला में जाकर के जोदी हो जाता है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कि वह पंक्ति कौन नहीं जानता कि जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तब एकला चलो रे। तो ये जो जोदी शब्द है, यही देखिए यात्रा इसकी, य से ज और ज से ज हो गया। तो इस तरह से मूल भाषा की जो ध्वनि है, उस जोदी से जदी और उस जदी से यदि तक हम पहुंचते हैं तो भाषा की मूल ध्वनि अर्थात संस्कृत के उस यदि को हम चिह्नित कर पाते हैं। उसी प्रकार उषा शब्द है, उसी प्रकार षटकोण शब्द है, जहां पे मूर्धन्य श हम चर्चा में लाते हैं। अब वहां मित्रों जाकर के आप देखें कि यही शब्द अगर आप जाते हैं कि उत्तर में चले जाते हैं तो यह उषा उखा बन जाता है और षटकोण खटकोण बन जाता है। तो आदि ये क्या है कि ये ध्वनि जो है उस ध्वनि के मूल को पकड़ने का प्रयास किया इस तुलनात्मक भाषा विज्ञान के माध्यम से। पुनः ध्वनि प्रक्रिया आई। अब ध्वनि प्रक्रिया है कि उस ध्वनि को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, फिर उसके बाद रूप प्रक्रिया कि कौन से रूप किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं। तो आदि उन रूप प्रक्रिया को हमने समझने का प्रयास किया, चाहे वो धातु रूप हो, चाहे वो शब्द रूप हो, या शब्द के अन्य रूप हो, अव्यय हो, उपसर्ग हो आदि। इन सारी रूप प्रक्रिया को हमने पहचानने का प्रयास किया। और इन सारे तुलनात्मक अध्ययन की परिणति रही, जिसको कि आप देखेंगे कि नीचे में हमने सविशेष अंडरलाइन किया है और हमने उसे इटैलिक्स में डाला है। वह यह है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्वेषण इस भाषा विज्ञान का रहा है, वह है संस्कृत का योगदान। मित्रों, जिस प्रकार हम खड़ा होने के लिए हमें एक धरा की आवश्यकता होती है, एक तल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए मानो वो धरा, वो तल संस्कृत देता है। संस्कृत के ही आधार पर चाहे जितने भी आप नाम सुने, वो चॉम्स्की नाम हो, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक जिनकी बहुत चर्चा होती है और आजकल भी चर्चा में है, इन सारे के केंद्र में, इन सारे के नेपथ्य में यह संस्कृत ही है और पाणिनि है। तो इसलिए यह तुलनात्मक भाषा विज्ञान की परिणति रही कि संस्कृत को आइडेंटिफाई किया गया, संस्कृत को आइडेंटिटी मिली, संस्कृत भाषा को पहचान मिली। और संस्कृत भाषा के पहचान का परिणाम यह रहा कि संस्कृत आज इतनी महत्वपूर्ण भाषा बन गई कि हम आप सभी एक स्वर में कहते हैं कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे अनुकूल भाषा है वो संस्कृत है। अस्तु, ये अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन मैं केवल संस्कृत के उसे योग की बात कर रहा हूं। जब संस्कृत को आइडेंटिफाई किया यूरोपियन एज वेल एज वेस्टर्न लिंग्विस्ट्स ने, तो देखिए क्या क्या नई बातें समझ में आई और क्या क्या नई चीजें हमारे सामने निकल कर आई। सबसे पहली बात निकल कर आई कि लोगों को तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा मिली और एक न्यू जो स्टडी का एक न्यू एरिया बनाया। हमने कई बार चर्चा की है कि आज भी हमारे कई सारे छात्र हैं जो विदेशों में संस्कृत और फ्रेंच भाषा या फ्रेंच और बंगाली भाषा
या बंगाली भाषा और जर्मन भाषा इनके कंपैरेटिव स्टडी में लीन हैं। अर्थात एक नई इन्होंने विधा दी अध्ययन की। दूसरा जो योगदान संस्कृत का रहा वो सबसे बड़ा यह रहा कि जितने भी संबंधित यूरोपीय भाषाएं हैं उनमें एक समानता को भी ढूंढने का प्रयास किया। अब यह समानता किस रूप में है उसकी चर्चा आगे वही ध्वनि प्रक्रिया के क्रम में करेंगे, लेकिन जो एक सामान्य उदाहरण में हम लोग देखते हैं, हमारे यहां जो एक मूल, मैंने बार बार कहा, मैं शब्द देता हूं, जैसे स्वेटिंग है, स्वेट पसीने के लिए, संस्कृत में उसके लिए स्वेद है। जो फादर है, मदर है, ब्रदर है, इन सारे शब्दों का देखिए क्या है, फादर यानी पितृ बन रहा है, मातृ बन रहा है, भ्रातृ बन रहा है। तो हम इस दृष्टि से समानता की बात कर रहे हैं। समानता का यह अर्थ नहीं कि आज इट इज, अगर यहां पितृ शब्द है तो वो पितृ शब्द हमें अन्य भाषाओं में भी प्राप्त होगा, नहीं, वहां पर ध्वनि वैषम्य होगा, वहां पर प्रकृति में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन उसके मूल में मूल शब्द यही भारोपीय के मूल शब्द होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि संबंधित यूरोपीय भाषाओं में समानता निकाली गई। तीसरा बिंदु है मूल भाषा तथा उस मूल भाषा से उत्पन्न भाषाओं के लिए एक भाषा परिवार की परिकल्पना की गई। मित्रों, तदनुसार हमने आपके सामने कई सारी जो भाषाओं के परिवार को चिन्हित किया। अभी हमने अमेरिकी भाषा परिवार की चर्चा की थी, या हमने आकृति मूलक भाषा वर्गीकरण के क्रम में, और इससे पूर्व पारिवारिक वर्गीकरण के क्रम में कई भाषा परिवार का विश्लेषण आपके सामने हमने प्रस्तुत किया, जिसमें जापानीज, कोरियन है, सामी, हामी है आदि। लेकिन आज हम भारोपीय भाषा को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि संस्कृत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको जान रहे हैं। तो भाषा परिवार की परिकल्पना की गई। इसके साथ ही मूल भाषा की प्रकृति तथा उस भाषा के स्वरूप की अनुमानाश्रयी पुनर्गठन। मित्रों देखिए, हम लोगों ने डायनासोर नहीं देखा, लेकिन डायनासोर की परिकल्पना करके जुरासिक पार्क मूवी बनी। हमारे माध्यम से आप कई सारे उनके अब अन्वेषण हो रहे हैं, हम उसे डायनासोर तक पहुंचने के प्रयास में हैं, उसे डायनासोर की उत्पत्ति के क्रम में लगे हुए हैं, उनके सेल्स को ढूंढ रहे हैं। तो अगर हम एक विलुप्त प्राणी का अनुमान के आधार पर पुनः स्वरूप का प्रतिपादन कर सकते हैं, तो उसी प्रकार इस भाषा के भी मूल भाषा की प्रकृति स्वरूप का अनुमानाश्रयी पुनर्गठन तो किया ही जा सकता है। और इस प्रकार जब यह सारा विश्लेषण हुआ, जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, हमने जब भाषाओं में समानता देखी, हमने मूल भाषा को आइडेंटिफाई किया, हमने उस मूल भाषा की प्रकृति और स्वरूप को समझा, तो उसका पूरा का पूरा नाम हमने दे दिया मूल भारोपीय, अर्थात उसका नाम ही पड़ गया मूल भारोपीय भाषा, दूसरे शब्दों में भारोपीय भाषा परिवार। मित्रों, जब ये एक बड़ा ही महनीय कार्य था, यह बड़ा ही सुंदर कार्य था, और यह एक प्रकार से क्रांति थी। हम लोग संस्कृत ग्रामर के माध्यम से, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से, हम लोग यास्क के माध्यम से, हम लोग पाणिनि के माध्यम से, हम लोग कात्यायन, पतंजलि और अन्य जो परिवर्ती वैयाकरण है, भर्तृ आदि, इन सब लोगों के माध्यम से हमने भाषा के उस स्वरूप का विश्लेषण अपने लिए तो समझ लिया, लेकिन हमने उनका संबंध वैश्विक रूप में स्थापित हम लोग नहीं कर पाए। तभी जब ये विलियम जोन्स के उस कंट्रीब्यूशन के बाद ये सारी की सारी क्रांति आती है, तो उस पर बड़ी अच्छी टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि इस आद्य यानी मूल भारत यूरोपीय भाषा का और विशेषतः इसकी ध्वनियों एवं शब्द रूपों का पुनर्गठन, कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, विगत 100 वर्षों में मानवीय बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में से एक है। मैं भी शुरू से ही कहता रहा हूं कि यह एक क्रांति थी, यह एक परिवर्तन था, जहां पर हमने एक लिंक पाया है। हम अगर देखें भाषाई की दृष्टि से, अगर इस भाषा के लिंक को पकड़ें, तो जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, पंचतंत्र में कहा गया कि वसुधैव कुटुंबकम या यत्र विश्वम भवत्येक नीडम,
इस प्रकार की अवधारणा को भी बल मिलता है कि एक मूल भाषा रही होगी, जो मूल भाषा पूरे पृथ्वी में फैल करके उन प्रदेशों के अनुसार वो बदली। तो एक साम्य हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। भले ही आज हम भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन अगर अति प्राचीन काल में जाएं तो भाषाई दृष्टि से हम सब में एक समानता दिखती है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग, चाहे वो संस्कृत रूप हो, चाहे वो विकृत रूप हो और संस्कृत रूप हो, लेकिन उस भाषा के केंद्र में कोई एक मूल भाषा रही होगी। और इसकी व्याख्या हम लोग शुरू से कहते रहे हैं। और उस मूल भाषा का आइडेंटिफिकेशन ही मानो मानवीय बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कही भारत के अत्यंत प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो मित्रों देखिए, ये भारोपीय भाषा हुआ। भारोपीय भाषा के नामकरण की हमने चर्चा की। अब इस नामकरण के नेपथ्य में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी ज्योग्राफी हम कहां तक फैल पाती है, हमारे यहां फैल पाती है। पूरे ग्लोब पे देखने की कोशिश कीजिए। उत्तर भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, समस्त यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के वो भाग, वो प्रदेश जहां पर अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज आदि ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं या बोली जाती थीं। इन प्रदेशों में इस पूरे मूल भारोपीय भाषा की व्यापकता देखी जाती है, व्यापकता देखी गई। अब रही बात इस मूल भारोपीय भाषा, इस भारोपीय भाषा मूल भारोपीय भाषा जो है, उससे निकलने वाली जो आधुनिक भाषाएं हैं, हम उनको कैसे चिन्हित करते हैं। तो अब देखेंगे, संस्कृत है, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, स्लाविक, इसी प्रकार हित्ती, तोखारी आदि ऐसी अन्य भाषाएं हैं। और इन भाषाओं से निकलने वाली जो आधुनिक भाषा है, इन सारी भाषाओं का वर्गीकरण, इन सारी भाषाओं का विश्लेषण इस भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत किया जाता है। तो इन चीजों को देखना है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी अगर पृथ्वी के मानचित्र को ध्यान में रखते हैं तो जरा सोचिए, ये उत्तर भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उसके बाद आप आगे सोचिए, अमेरिका है, कनाडा है, सारा यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है। इन दैट सेंस हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, जिसे हम लोग महादेश कहते हैं, उन सारे महादेशों में एक लिंकिंग का जो काम है, यह भारोपीय भाषा परिवार करता रहा है। और उसी से अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगहों पर हम जाकर के पाते हैं कि कुछ भाषाएं निकली, जिसमें कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, जिसकी पुनः पुनः हमने चर्चा की है, गाथिक है, स्लाविक है, हित्ती है, तोखारी है, या अन्य कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो इन प्रदेशों में बोली जाती है। मित्रों, इन भाषाओं का वर्गीकरण, इन भाषाओं की ध्वनियों का मूल्यांकन, इनकी प्रक्रिया का मूल्यांकन हम आगे करेंगे और इस भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार को अत्यंत रोचकता से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।